बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बाल स्टडी पे। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का अर्थशास्त्र चैप्टर 3, ठीक ना। जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है मुद्रा, बचत एवं साख। चैप्टर का नाम है। इसका हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्न इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो टोटल अति लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे तो आप वीडियो पे आ ही गए हैं, तो इसको क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज कर करके इसका आंसर लिखते जाइएगा और समझते जाइएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो हम अपने चैनल पे डालते रहते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। चलिए पहला देखिए क्वेश्चन, देखिए आपके स्क्रीन पे है कि वस्तु विनिमय क्या है। वस्तु विनिमय क्या है? देखिए इसका देखिए उत्तर हो जाएगा कि किसी वस्तु या सेवा का विनिमय अन्य वस्तु या सेवा के साथ प्रत्यक्ष रूप से होना वस्तु विनिमय कहलाता है, ठीक ना। यानी कि विनिमय कब कहलाएगा, वस्तु विनिमय कब कहलाएगा? जब वस्तु या सेवा साथ, ठीक ना, प्रत्यक्ष रूप से होना वस्तु विनिमय है। यानी कि क्या होता है ना, कि जैसे पहले के लोग क्या करते थे कि वस्तु विनिमय करते थे, वस्तु विनिमय प्रणाली पहले चलता था। यानी कि हमको चावल की आवश्यकता है और तुमको गेहूं की आवश्यकता है, तो क्या करता था कि ये इसको चावल दे दिया और ये इसको गेहूं दे दिया, तो इसी को बोलते हैं वस्तु विनिमय क्या है, ठीक ना। इसी को बोलते हैं हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली, समझ गए। यानी कि वस्तु से वस्तु पहले बदला जाता था। दूसरा है देखिए, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग से आप क्या समझते? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कि आवश्यकताओं के दोहरे संयोग से तात्पर्य व्यक्तियों के आवश्यकताओं में भिन्नता का होना, जिससे वस्तुओं के वस्तु विनिमय प्रणाली में कठिनाई आती है। अब देखिए क्या हो गया, यहाँ पे वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होने लगा, कठिनाई होने लगा। जब देखिए कि अगर इसको चावल चाहिए, इसको गेहूं चाहिए, तब तो ये आपस में बदल लेगा, ये इसको दे देगा, इसको दे देगा। लेकिन एक के पास गाय है और एक के पास बकरी है, तो ये गाय सोच रहा है कि ना हम गाय को बेच के बकरी ले लें, या बकरी बेच के सोच रहा है कि हम गाय ले लें। तो यहाँ पे वस्तु विनिमय प्रणाली जो है कठिनाई होने लगा। क्यों? क्योंकि जो बकरी है बहुत सस्ता चीज़ है और गाय जो है बहुत महंगा चीज़ है। तो यहाँ से वस्तु नहीं हो सकता है, नहीं ना हो सकता है, क्योंकि देखिए बकरी बहुत सस्ता है और गाय बहुत महंगा है। इसलिए यहाँ पे वस्तु विनिमय जो प्रणाली है इसमें क्या आने लगा, कठिनाई आने लगा। चलिए तीसरा देखते हैं कि मुद्रा के प्रयोग से विनिमय का कार्य कैसे सरल हो जाता है। देखिए मुद्रा का प्रयोग से तो बहुत विनिमय का जो है साधन जो है बहुत सरल हो गया। कैसे? देखिए मुद्रा के प्रयोग से विनिमय का कार्य सरल हो जाता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी वस्तु बेचकर मुद्रा प्राप्त कर लेता है और उससे अपनी आवश्यकता की अन्य वस्तु खरीदता है। जैसे अगर व्यक्ति के पास मुद्रा है तो क्या वो अनेक वस्तु को खरीद सकता है, कोई भी, चाहे वो गाय खरीद सकता है, वो बैल खरीद सकता है, भैंस खरीद सकता है, कुछ भी। अगर किसी के पास बकरी है तो वो बकरी बेचा और उसको गाय खरीदना तो और पैसा लगा के गाय खरीद लेगा। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में ऐसा नहीं होता था। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि किस धातु का धातु मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ। मतलब कौन कौन सा धातु जो है जिसका मुद्रा बनाने में काम आया। तो पहला देखिए चांदी था, फिर सोना धातु था। ये दो गो जो है ना, इसका जो है धातु बनाने में ज़्यादा मतलब उपयोग किया गया। अब देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन कि ऐसे प्रमुख अर्थशास्त्रियों का उल्लेख करें जिनकी मुद्रा की परिभाषा उसकी सर्वमान्यता पर आधारित है। तो बहुत सारे ऐसे अर्थशास्त्री थे, जैसे देखिए यहाँ पे है मार्शल, रॉबर्टसन और सेलिगमैन, ठीक ना। ये से तीन जो अर्थशास्त्री जो थे ये मुद्रा की परिभाषा पे अपने मान्यता दिए थे, ठीक ना। तो ये देखिए पांच क्वेश्चन का आंसर हम लोग देख चुके हैं। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो क्या देरी कर रहे हैं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए जल्दी से। आप लोग के लिए देखिए इतना अच्छा से लेके आते हैं, समझ में आ रहा होगा आप लोग को पूरा अच्छे से। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखिए है कि मुद्रा की वैधानिक परिभाषा क्या है। मुद्रा की जो है वैधानिक परिभाषा क्या है, देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कि मुद्रा की वैधानिक परिभाषा मुद्रा के राजकीय सिद्धांत पर आधारित है। जर्मन अर्थशास्त्री प्रोनैप के अनुसार कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है मुद्रा कहलाती है। यानी राज्य के द्वारा किसी भी चीज़ को अगर मुद्रा घोषित कर दिया गया तो वह मुद्रा कहलाएगा। तो वह क्या कहलाएगा, मुद्रा। जैसे अगर हम चाहेंगे कि एक सिक्का इसे करके बना दिए और उस पर 10 लिख दिए तो ये 10 रुपया का सिक्का हो गया, नहीं। जब तक राज्य नहीं कहेगा कि हाँ ये 10 रुपया का सिक्का है, जब तक ये सिक्का नहीं कहलाएगा, ठीक ना। तो ये है छठा का उत्तर। चलिए अब देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, सातवां नंबर क्वेश्चन।
7वां नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रा का प्रधान या प्राथमिक कार्य क्या है। इसका उत्तर हो जाएगा कि मुद्रा का प्रधान या प्राथमिक कार्य विनिमय का माध्यम है। विनिमय का माध्यम है, विनिमय मतलब कोई चीज़ को हम खरीद सकते हैं, कोई चीज़ को हम खरीद सकते हैं। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि मुद्रा से उपभोक्ताओं को क्या लाभ होता है। मुद्रा से उपभोक्ताओं को क्या लाभ होता है। इसका उत्तर हो जाएगा कि उपभोक्ता अपनी इच्छा एवं सुविधा अनुसार मुद्रा खर्च कर सकता है। जो उपभोक्ता है यानी जो ग्राहक है वो अपनी इच्छा अनुसार क्या कर सकता है, मुद्रा को खर्च कर सकता है, ठीक ना, तथा अपनी सीमित आय से अधिकतम संतोष प्राप्त कर सकता है। उपभोक्ता मुद्रा के द्वारा ही वस्तुओं से मिलने वाली उपयोगिता की तुलना कर संतोष प्राप्त करता है। देखिए चलिए अब 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय के वितरण में मुद्रा किस प्रकार सहायता करती है। इसका उत्तर हो जाएगा कि वर्तमान में वस्तुओं का उत्पादन कई साधनों के सहयोग से संपन्न होता है। उत्पादन के विभिन्न साधनों की उत्पादकता को मापने कार्य मुद्रा के द्वारा ही संपन्न होता है। मुद्रा के द्वारा ही क्या होता है, संपन्न होता है। बोल रहे आगे कि इस प्रकार मुद्रा राष्ट्रीय आय के वितरण में भी सहायता प्रदान करता है। चलिए अब 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बचत का क्या अभिप्राय है। इसका उत्तर देखिए हो जाएगा कि आय का वह भाग जो वर्तमान में उपभोग न किया जाए बचत कहलाता है। जैसे आय का वह भाग, जैसे मान लो चलिए हम 10,000 कमा रहे हैं, ठीक ना, मान लो चलिए 10,000 हम कमा रहे हैं। अब इससे क्या करते हैं, वर्तमान में हम मतलब क्या करते हैं, वो बचा लेते हैं। आय का वह भाग जो है उपभोग ना किया जाए, यानी कि कुछ जो है मान चलिए इसमें से 10,000 में से 1,000 जो है हम वो बचा ले रहे हैं, तो वही क्या कहलाता है, बचत कहलाता है। यानी जो हम अपने आय में से, जो हम अपनी कमाई में से जो मतलब हम उपभोग न कर रहे हैं, मतलब बचा रहे हैं, जिसका खर्च नहीं कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है, बचत कहलाता है। बचत से पूंजी का निर्माण होता है। बचत से क्या होता है, पूंजी का निर्माण। जैसे आप पर मंथ 1,000 रुपया अगर जमा करते जाइएगा तो क्या होगा, वो पूंजी का निर्माण हो जाएगा। वो कुछ महीना बाद, कुछ साल बाद 1,00,000 का रूप धारण कर लेगा, तो क्या होगा, पूंजी का निर्माण हुआ कि नहीं। बोल रहा है आगे कि आय बढ़ने से बचत करने की इच्छा में वृद्धि होती है। हाँ, अब चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है कि साख से आप क्या समझते हैं। साख से आप क्या समझते हैं। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कि साख का संबंध विश्वास या भरोसा करने से है। अर्थात जब हम किसी व्यक्ति या संस्था की साख का उल्लेख करते हैं तब इससे उसकी ईमानदारी तथा ऋण लौटाने की क्षमता का बोध होता है, ठीक ना। यानी कि साख क्या, जैसे हम लोग देते हैं ना, उधार देते हैं या तो फिर सूद पे पैसा देते हैं, तो वही हुआ साख, वही हुआ साख। चलिए अब अगला देखिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए कि साख मुद्रा का सृजन किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि साख मुद्रा का निर्माण देश के व्यावसायिक बैंकों द्वारा किया जाता है। जैसे जो लोन देना होता है, जो सूद देना होता है, ये देश के व्यावसायिक बैंक, जो सरकारी बैंक है, प्राइवेट बैंक है, उसके द्वारा क्या किया जाता है, साख का सृजन किया जाता है, ठीक ना। तो ये था देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। अब हो गया यहाँ पे खत्म इसका। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।